ये टाइम्स पत्रिका के 1937 फरवरी संस्करण का कवर पेज है। उस संस्करण की कवर स्टोरी हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में थी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वे दुनिया के अब तक के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सालाना आमदनी $1 अरब थी, जबकि निजाम की संपत्ति उस वक्त $2 अरब थी। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद उस समय भारत की सबसे प्रमुख रियासत थी। हैदराबाद के पास न केवल सेना और मुद्रा थी, बल्कि उनकी अपनी दूरसंचार नेटवर्क, रेलवे और यहाँ तक कि एक एयरलाइन भी थी। हैदराबाद स्पष्ट रूप से भारतीय राज्यों में सबसे धनी था और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहा था। रियासत को केवल 150 घंटे में भारत के साथ एकीकृत कर दिया गया था। ये वीडियो ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने की रोमांचक कहानी बताता है। हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान के पूर्वजों ने उस समय दुनिया की एकमात्र रत्न खदान गोलकोंडा पर कब्जा करके दक्कन क्षेत्र की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने मुगल साम्राज्य के पूर्वज होने के नाते इस क्षेत्र का नाम बदल के हैदराबाद कर दिया। निजाम और उनके परिवार की विशाल संपत्ति मुख्य रूप से गोलकोंडा हीरे के खदानों के कारण थी। ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद भारत की पहली रियासत थी जिसने ब्रिटिश शासन को मान्यता दी थी। उस समय ब्रिटिश भारत लगभग 500 रियासतों से मिलकर बना था। 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का अधिकार दिया गया था। निजाम चाहते थे कि हैदराबाद ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन एक स्वतंत्र देश बना रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो हैदराबाद के लिए एकमात्र रास्ता भारत या पाकिस्तान में विलय करना था। 29 नवंबर 1947 में निजाम ने अंग्रेजों के साथ 1 वर्ष के लिए स्थगन समझौता किया। सौदे के अनुसार हैदराबाद का आंतरिक प्रशासन निजाम के हाथों में था, जबकि विदेशी मामले, रक्षा और संचार भारत के नियंत्रण में थे। लेकिन हैदराबाद के पुलिस बल के 22,000 सदस्यों के अलावा लगभग 2 लाख सदस्यों का एक सशस्त्र बल भी था, जिसे रजाकर कहा जाता था। कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकर सेना का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ हैदराबाद के एकीकरण का विरोध करना था। चूंकि रजाकर भारत के साथ हैदराबाद के मिलन का कड़ा विरोध करेंगे, इसीलिए निजाम ने इसके बजाय पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि रजाकरों के पास कोई उचित प्रशिक्षण या हथियार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने हथियार और प्रशिक्षण सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया। कहने की जरूरत नहीं है कि ये स्टैंड स्टिल समझौते की धाराओं का घोर उल्लंघन था। जल्द ही भारत ने महसूस किया कि हैदराबाद विदेशी राष्ट्रों से हथियार आयात करके और रजाकर सेना में अधिक पुरुषों की भर्ती करके युद्ध की तैयारी कर रहा था। हैदराबाद पाकिस्तान के जरिए पश्चिमी देशों से करीब 6 लाख राइफल और 3 लाख मशीन गन हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसे महसूस करते हुए भारत ने लंदन में तत्कालीन उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन को उचित जवाबी कदम उठाने के लिए नियुक्त किया। चतुर कूटनीतिक युद्धाभ्यास के माध्यम से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हैदराबाद को किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई सैन्य समर्थन न मिले। लेकिन निजाम चाहता था कि हथियारों की तस्करी किसी भी कीमत पर की जाए। जमीन या समुद्र के रास्ते हैदराबाद तक हथियार लाना संभव नहीं था, क्योंकि वे भारत से घिरा हुआ था। इसीलिए सिडनी कॉटन नाम के कुख्यात तस्कर के जरिए हवाई मार्ग से हथियार पहुंचाने का फैसला किया गया। इसके लिए कॉटन को 20 मिलियन पाउंड देने का वादा किया गया था, जो आज के पैसे में लगभग 5,000 करोड़ रुपए हैं। कॉटन ने इस उद्देश्य के लिए 5 सेकेंड हैंड एवरो लैंकेस्ट्रियन एरोप्लेन खरीदे। पहले चरण में वारंगल क्षेत्र में कई तोपें गिराई गईं। केवल 2 महीने की अवधि में कॉटन ने
25,000 मोर्टार, 1000 टैंक रोधी खदानें, 5,000 सब मशीन गन, 10,000 राइफल और उनकी गोलियां दी। इसके बाद जब हैदराबाद ने भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, तो भारत ने इसे युद्ध के अग्रदूत के रूप में लिया। भारत ने यह भी पाया कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए ब्रिटेन में भारी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा था। भले ही प्रधानमंत्री नेहरू हैदराबाद की अलगाववादी प्रवृत्तियों के खिलाफ थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि वार्ता विफल होने पर ही सैन्य हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि बातचीत व्यर्थ है और केवल सैन्य हस्तक्षेप ही इसका समाधान निकाल सकता है। इसी बीच चरमपंथी रजाकरों ने हैदराबाद के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यद्यपि उस समय लूटपाट, हत्या और आगजनी प्रचलित थी, निजाम रजाकर सेना की ताकत के कारण हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि आम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में संगठित होना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार की मौन स्वीकृति का मतलब था कि वे शक्तिशाली रजाकरों का ठीक से विरोध नहीं कर सकते थे। हैदराबाद के सैन्य निर्माण के अलावा रजाकर सेना द्वारा हिंसा के अत्यधिक प्रयोग का मतलब था कि दंगे व्यापक थे। इस सब के चलते इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। भारत के लिए एकमात्र समाधान सेना का हस्तक्षेप था। अंतिम उपाय के रूप में भारत ने अपनी सेना को हैदराबाद पर कब्जा करने का आदेश दिया। इस योजना के वास्तुकार लेफ्टिनेंट जनरल E.N. गुदार्ड थे, जो उस समय दक्षिणी कमान में प्रमुख थे। योजना एक पिंसर आंदोलन के लिए जाने की थी, जहां लक्ष्य पर दो अलग अलग पक्षों से एक साथ हमला किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि लक्ष्य ठीक से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हार होगी। भारतीय सेना ने इस योजना का नाम ऑपरेशन पोलो रखा, क्योंकि हैदराबाद और उसके आसपास कई पोलो मैदान थे। 13 सितंबर की भोर में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। वे पूर्व से विजयवाड़ा होते हुए और पश्चिम से शोलापुर होते हुए उसी समय अंदर चले गए। इनके अलावा सेना ने भारत और हैदराबाद के बीच सीमा चौकियों पर भी छोटे छोटे समूह में पट कर हमला कर दिया। भारतीय सेना के चौतरफा हमले से रजाकर हतप्रभ रह गए और जवाबी कार्रवाई तक न कर सके। भारतीय सेना ने उनका पीछा किया और पूर्व और पश्चिम से हैदराबाद शहर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। तथ्य ये है कि रजाकर सेना के पास प्रशिक्षण के लिए या यहाँ तक कि नए हथियारों से परिचित होने के लिए भी बहुत कम समय था, जिससे भारतीय जीत में तेजी आई। रजाकरों की हार के साथ हैदराबाद ने 17 सितंबर को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन केवल 150 घंटे तक चला। उसके साथ ही निजाम हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए तैयार हो गए। इस बीच ऑपरेशन शुरू होने तक सिडनी कॉटन हैदराबाद में हथियारों की तस्करी कर रहा था, लेकिन कॉटन को जैसे ही भारतीय सेना की योजना के बारे में पता चला, वे अपनी जान बचाकर अपने हवाई जहाज से भागना चाहता था। उसकी योजना रजाकर सेना के मुखिया रिजवी को अपने साथ ले जाने की थी, लेकिन आगामी हाथापाई में कॉटन ये मान के उड़ गया कि रिजवी पहले ही विमान में सवार हो चुका है। रिजवी को भारतीय सेना ने पकड़ लिया और कैद कर लिया और बाद में पाकिस्तान भेज दिया गया। बाद में कासिम रिजवी की एक पाकिस्तानी अस्पताल में बिना नाम लिए ही शर्मनाक तरीके से मौत हो गई। हैदराबाद के भारत का हिस्सा बनने के साथ निजाम को भारतीय सरकार द्वारा राज प्रमुख या हैदराबाद के नव गठित राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 1956 में जब भारतीय राज्यों को भाषीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था, हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्सों को महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्यों में मिला दिया गया था। हैदराबाद का ये अशांत इतिहास आज ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। हैदराबाद आज एक राज्य का आदर्श उदाहरण है कि एक क्षेत्र
बिना किसी बाहरी हानिकारक प्रभाव के कितना हासिल कर सकता है। हालांकि आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज हैदराबाद भारत के प्रमुख आईटी शहरों में से एक है।